प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 12वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और उसे कैसे ट्रेड करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सप्लाई एंड डिमांड समझने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। मार्केट हमेशा एक साइकिल में घूमता है। मार्केट में प्राइस कुछ देर या फिर कुछ दिनों तक एक ही रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड करती रहती है, जिसे हम मार्केट का एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। बहुत से लोग इसी फेज को कंसोलिडेशन भी कहते हैं। यहाँ प्राइस ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जहाँ बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तो सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। यहाँ इस फेज में बायर्स और सेलर्स की ताकत समान होने के कारण प्राइस बैलेंस होती है, लेकिन जैसे ही बायर्स की संख्या बढ़ने से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ने लगता है तो प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, जिससे मार्केट में एक इम्बैलेंस बनता है, क्योंकि यहाँ बायर्स सेलर्स पर हावी हो गए हैं। ऊपर जाने के बाद लोअर लेवल्स पर जिन्होंने बाइंग की थी उन सभी बायर्स को प्रॉफिट होने के कारण वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे प्राइस स्लो डाउन हो जाती है और एक रेंज में ट्रेड करने लगती है, जिससे चार्ट पर एक बार फिर से वही नीचे की तरह प्राइस एक जोन में ऊपर नीचे ट्रेड करने से यहाँ हायर लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन चार्ट पर बनता है। प्राइस ऑलरेडी हायर लेवल्स पर होने के कारण सेलर्स मार्केट में हैवी सेलिंग करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। इस वजह से फिर से चार्ट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। चार्ट पर बार बार इसी तरह के फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस आगे बढ़ती है। जब मार्केट में सेलर्स और बायर्स की संख्या में अंतर आता है, या फिर आसान भाषा में कहे तो जब भी सेलर्स बायर्स से ज्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आती है और बायर्स ज्यादा हुए तो प्राइस ऊपर जाती है। मार्केट में इसी तरह बैलेंस से इम्बैलेंस का सिलसिला चलता रहता है। मार्केट में इसी सिद्धांत पर सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। जब भी मार्केट में किसी शेयर की सप्लाई और डिमांड एक जैसे होती है तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड करती है, लेकिन जैसे ही सप्लाई के मुकाबले डिमांड बढ़ने लगती है तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। उसी तरह जब मार्केट में किसी शेयर की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है और ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। मार्केट में जो भी चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो सभी मार्केट में मौजूद सप्लाई और डिमांड पर निर्भर होते हैं। सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम इसे चार्ट पर कैसे ढूंढना है ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस हायर लेवल्स पर कुछ देर तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद तेजी से नीचे गई है। इसीलिए यहाँ स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक हम एक सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस जब नीचे जाती है तो कुछ देर फिर से एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर निकल जाती है। यहाँ इस फर्स्ट रेड कैंडल के हाई और इस लास्ट बिग रेड कैंडल की विक लो से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो मार्केट में एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में हमने आपको ये बिग बुलिश मूव जहां से शुरू हुआ है उस ग्रीन बुलिश कैंडल की पहली रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हुए इस कैंडल की बॉडी से एक सपोर्ट एरिया बनाने को कहा था। यहाँ हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वो सपोर्ट एरिया पूरी तरह हमारे इस डिमांड जोन के अंदर समाया है। इसी तरह ऊपर की तरफ मार्केट में जहां से ये बिग बेरिश डाउन मूव आया है उस रेड कैंडल की पहली ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हुए हमने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, जो कि यहाँ हमारे सप्लाई जोन के अंदर समाया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जब हमने नीचे की तरफ ये सपोर्ट बनाया था तो प्राइस यहाँ इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आई थी, लेकिन प्राइस ने हमारे डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया था और इसी डिमांड जोन से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकल गई थी। उसी तरह हायर लेवल्स पर यहाँ प्राइस ने हमारे बनाए गए रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड करते हुए ग्रीन बुलिश कैंडल्स को बनाया था, जिन्हें देखकर बहुत से न्यू ट्रेडर्स ने बुलिश साइड लॉन्ग ट्रेड एंट्री बनाई होगी, लेकिन प्राइस ने यहाँ अपने सप्लाई जोन को कभी पूरी तरह ब्रेक नहीं किया है। इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बहुत बार फेक एंट्री सिग्नल बनाए जाते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर उनमें फंसते हैं और उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाते हैं और बाद में न्यू ट्रेडर्स ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ काम के नहीं ये सोचकर इनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने बाय और सेल ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए
इन सप्लाई और डिमांड जोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता है। इसीलिए वो अपनी ऑर्डर्स को एक ही समय एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बड़े ट्रेडर को इस लेवल पर अपने 10 लाख सेल ऑर्डर्स लगाने हैं तो उसके लिए उन्हें रिटेल ट्रेडर द्वारा उतने ही बाय ऑर्डर्स चाहिए होंगे। इसलिए इन रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ऐसा दिखाने के लिए इस तरह के फेक मूव चार्ट पर बनाए जाते हैं, जिस कारण रिटेल ट्रेडर फोमो में आकर बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, जिससे बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, जिस कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और मार्केट तेजी से नीचे चला जाता है। इसलिए जब कभी भी मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले मार्केट जब तक इन सप्लाई एंड डिमांड जोन के पूरी तरह बाहर आके ट्रेड नहीं करता तब तक आपको ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन चार्ट पर दिखने वाला प्रत्येक सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेड एंट्री करने योग्य नहीं होता है। इसलिए आपको सही और मजबूत सप्लाई एंड डिमांड जोन की पहचान करना आना चाहिए। कौन सा जोन मजबूत है और कौन सा कमजोर है, इसे जानने के लिए हम मुख्य रूप से 3 क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले किसी जोन में प्राइस कितना समय बिताता है ये देखना जरूरी है। यहां आपके सामने ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है तो नीचे डिमांड जोन मौजूद है। मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ता है और टॉप पर एक छोटी इनडिसीजन कैंडल बनाकर यहां से रेड बेरिश कैंडल्स के साथ रिवर्स हो जाता है, जिससे चार्ट पर एक सप्लाई जोन बन जाता है। यहां मार्केट सिर्फ एक कैंडल बनाकर तेजी से नीचे आया है, इसलिए इस सप्लाई जोन को हम एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहेंगे, क्योंकि सेलर्स यहां बायर्स पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं और वो प्राइस को इस जोन से सेल करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसी तरह प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे आती है मगर लोअर लेवल से एकदम से रिवर्स हो जाती है। प्राइस यहां बहुत कम समय बिताते हुए रिवर्स हुआ है, इसलिए हम इसे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में प्राइस पहले के मुकाबले सप्लाई जोन में ज्यादा समय बिताती है और बाद में नीचे आती है। इसका मतलब यहां बायर्स और सेलर्स के बीच थोड़ी फाइट हुई है, जिसमें सेलर्स हावी हो जाने से प्राइस नीचे आई है, इसलिए हम इसे एक स्टैंडर्ड सप्लाई जोन कहेंगे। उसी तरह प्राइस नीचे जाते हुए कुछ देर तक डिमांड जोन में रुकती है और फिर से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है, इसलिए यह भी एक स्टैंडर्ड डिमांड जोन है। तीसरे एग्जाम्पल में प्राइस सप्लाई जोन में छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर नीचे करते हुए बहुत समय बिताती है और बाद में नीचे आती है। इसका मतलब यहां बायर्स और सेलर्स की संख्या एक जैसी होने से प्राइस में बहुत देर तक बैलेंस बना रहता है और आखिर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस नीचे जाती है, इसलिए हम इसे एक वीक सप्लाई जोन कहते हैं। उसी तरह डिमांड जोन में प्राइस बहुत ज्यादा समय स्पेंड करती है, जिससे यह भी एक वीक डिमांड जोन है। चलिए अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। यहां सप्लाई एंड डिमांड जोन से प्राइस रिवर्स होते हुए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स बनाती है। इसका मतलब इन दोनों जोन्स में सेलर्स और बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इसलिए चार्ट पर इस तरह की मोमेंटम कैंडल्स बनती है। इसी कारण इस तरह के सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम स्ट्रॉन्ग जोन्स मानते हैं। लेकिन यहां दूसरे एग्जाम्पल में प्राइस सप्लाई एंड डिमांड जोन से रिवर्स होते समय एक नॉर्मल साइज की कैंडल्स बनाती है और थोड़ी कम स्पीड से आगे बढ़ती है, इसलिए हम इसे एक स्टैंडर्ड सप्लाई एंड डिमांड जोन के रूप में देखेंगे। सबसे आखिर में प्राइस सप्लाई जोन से नीचे आते हुए स्मॉल रेड कैंडल्स बनाती है, साथ ही बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स भी बनती है। इसका मतलब सेलर्स यहां से सेलिंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कारण प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है। इसलिए हम इस तरह के सप्लाई जोन को वीक सप्लाई जोन कहते हैं। इसी प्रकार से जब प्राइस डिमांड जोन से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर आती है, जिससे प्राइस को ऊपर आने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए हम इसे एक वीक डिमांड जोन कह सकते हैं। अगर प्राइस किसी भी सप्लाई एंड डिमांड जोन को पहली बार रिटेस्ट करने के बाद रिवर्स होती है तो आप यहां रिवर्सल की दिशा में फ्रेश ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक से ज्यादा बार सप्लाई या फिर डिमांड जोन को रिटेस्ट करते हुए बार बार उसी जोन में वापस आने की कोशिश करती है तो ये एक वीक जोन होने का सिग्नल होता है। ऐसे समय आपको रिवर्सल की दिशा में ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बारे में कौन सा जोन कमजोर है और कौन सा मजबूत है ये जानने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। चलिए अब डिमांड जोन में ट्रेड एंट्री कैसे करते हैं ये जानते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मार्च का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां मार्केट ओपन होते ही प्राइस बिग रेड कैंडल को बनाते हुए
इस तरह का प्राइस एक्शन चार्ट पर बनाती है। यहाँ मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी तक प्राइस ने किसी भी साइड में सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहाँ प्राइस इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस एक बार फिर से नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ती है और इस जोन के ऊपर एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है, लेकिन पिछली रेड कैंडल के विक हाई को ब्रेक नहीं करती है। साथ ही इस कैंडल के बाद कोई भी फॉलोअप बाइंग नहीं आती है और प्राइस फिर से इस जोन के अंदर चली आती है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो प्राइस जब इस जोन के ऊपर से रिजेक्शन लेकर नीचे आती है तो अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती है और चार्ट पर हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाती है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे तो पुश कर रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले उनकी ताकत कम होती जा रही है, जिससे चार्ट पर हायर लोज बन रहे हैं, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है। थोड़ी देर बाद प्राइस जब फिर से ऊपर निकलती है तो चार्ट पर 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो कि फिर से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यहाँ हमारे पास हायर लोज और 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 2 बुलिश सिग्नल है, लेकिन यहाँ प्राइस ने अभी तक अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए हम जब तक कोई कॉन्फर्मेशन कैंडल चार्ट पर बनती नहीं तब तक ट्रेड एंट्री नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर एक हैमर कैंडल बनती है। अब इस कैंडल के क्लोजिंग पर हम ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे हमें लगाना पड़ेगा। कुछ देर बाद प्राइस ऊपर बढ़ते हुए बिग बुलिश मरुबोजू कैंडल्स के साथ हमारा टारगेट हिट करती है। यहां अगर हम इम्पेशंस होकर इस ग्रीन बुलिश कैंडल पर लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जिससे हम ट्रेड से बाहर हो जाते। दूसरी बार जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलने के बाद अगर यहां लॉन्ग ट्रेड लेते तो प्राइस जैसे ही थोड़ा करेक्शन करते हुए नीचे आने लगती है, तो वैसे ही हम बिना स्टॉप लॉस हिट हुए ही खुद से ट्रेड को एग्जिट कर देते, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है। लेकिन तीसरी बार जब मार्केट हमें एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने का मौका देता है तो हम यहां एंट्री करने से चूक जाते हैं, क्योंकि अब हमारे मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम 2 बार ट्रेड से बाहर होने के बावजूद तीसरी बार ट्रेड एंट्री करने की हिम्मत दिखा सके। इसलिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने सही ट्रेड एंट्री पॉइंट तक मार्केट के आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग नहीं बनाते तब तक आप ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।